हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करेंगे अप्रैल मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन, ये वाली। इसमें करंट अफेयर्स फरवरी मंथ के रहेंगे और सबसे पहले हम राष्ट्रीय न्यूज़ को कवर करेंगे। इसके बाद हम राष्ट्रीय के ही वन लाइनर देखेंगे और इसमें आपको बिल्कुल वैसे ही करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे जिस सीक्वेंस में इस बुक में दिया हुआ है। तो अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो आप ये साथ में खोल लीजिए और जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उनको हाईलाइट करते चलिए, ताकि लास्ट टाइम आपके एग्जाम के रिवीजन में आप बस उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहली न्यूज़ है कि केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मिली कैबिनेट की मंजूरी। सबसे पहली न्यूज़ यही है और इसको मंजूरी मिल गई है आधिकारिक रूप से 24 फरवरी 2026 को। और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नाम, सीमा और क्षेत्र को बदलने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और 24 जून 2024 को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था, लेकिन अब फाइनली इसको मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। और इसका उद्देश्य ये है कि मलयालम भाषा और सांस्कृतिक पहचान को सटीक रूप से दर्शाया जा सके। और अगर हम केरल का ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर, और इसी दिन 1 नवंबर को ही केरल पृथ्वी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस न्यूज़ में आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा तो ये ऐसे पूछ सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य का नियम बदलने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4? तो इसका उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 3। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? भारत ने प्रहार आतंकवाद विरोधी नीति ढांचा लॉन्च किया है। 23 फरवरी 2026 को गृह मंत्रालय के द्वारा पहली व्यापक आतंकवाद विरोध नीति प्रहार का अनावरण किया गया है। अब महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहली व्यापक आतंकवाद विरोधी नीति है। इसका नाम क्या है? प्रहार है। और ये थल, जल, वायु और समुद्री क्षेत्रों में आतंकवाद की रोकथाम तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। और ड्रोन तस्करी, साइबर हमले और क्रिप्टो संपत्ति के दुरुपयोग जैसे उभरते खतरों को टैकल करने के लिए भी इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। पावर ग्रिड, रेलवे और परमाणु ऊर्जा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें आप यही याद रखिएगा कि भारत की पहली व्यापक आतंकवाद विरोध नीति का नाम क्या है? प्रहार नाम है इसका। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रहार नीति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो प्रहार नीति संबंधित है आतंकवाद विरोधी नीति से। नेक्स्ट न्यूज़ है श्वेत क्रांति 2.0। जैसा कि आपको पता है कि जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक माने जाते हैं वर्गीस कुरियन को। ये उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है श्वेत क्रांति 2.0 और इसको 19 फरवरी 2026 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसकी रूपरेखा जारी करी गई। इसका लक्ष्य ये रहेगा कि अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में 50% की वृद्धि की जाए। आपके लिए ये फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका लक्ष्य है 5 वर्षों में दूध खरीद में 50% की वृद्धि की जाए। और इस योजना के माध्यम से डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जाएगा। और इस योजना के तहत 1.02 लाख नई जो मौजूदा डेयरी सहकारी समिति हैं और जो MPACS है, इनको मजबूती प्रदान करी जाएगी। अब इसमें महत्वपूर्ण फैक्ट ये दोनों हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। कितना उत्पादन करता है? 247.87 मिलियन टन, जो कि वैश्विक उत्पादन का 25% है। और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ये न्यूज़ जो आपकी बुक में दी हुई है इसमें पेज नंबर 18 पे ही राष्ट्रीय दिया हुआ है और इसी में जो श्वेत क्रांति दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है भारत का डेयरी क्षेत्र। तो ये उसी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये दोनों फैक्ट, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्वेत क्रांति 2.0 का मुख्य लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है? 50% की वृद्धि करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरल। केरल कैबिनेट के द्वारा भारत की पहली व्यापक शहरी नीति को स्वीकृति मिल गई है और ये नीति अगले 25 वर्षों में यानी कि 2050 तक के लिए शहरी विकास का रोड मैप प्रस्तुत करती है। और इसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं जिसमें शामिल है जलवायु लचीलापन, डिजिटल गवर्नेंस, समावेशी आवास और सार्वजनिक परिवहन। यानी कि मेनली इन चारों पिलर्स पे काम किया जाएगा और इसी नीति के तहत स्मार्ट कॉरिडोर और अर्बन डिज़ाइन लैब को स्थापित किया जाएगा। और इसका आर्थिक लक्ष्य ये है कि शहरी क्षेत्रों का राज्य की GDP में 70% योगदान सुनिश्चित किया जा सके। ठीक।
व्यापक शहरी नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, ये इसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया था और इसके आयोजक कौन कौन थे? मैती, नैस्कॉम और नीति आयोग, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका आधिकारिक भागीदार कौन था? USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम इसके आधिकारिक भागीदार है। यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम इसके आधिकारिक भागीदार हैं। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात, इसके आयोजक कौन कौन है? तो मैती, नैस्कॉम और नीति आयोग। और इसका आधिकारिक भागीदार कौन है? USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और ये ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन है और इस सम्मेलन के तहत नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकृति भी प्रदान की गई है। और इसके 3 मूल सिद्धांत हैं: पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया तो ये पॉइंट ये डाल सकता है कि इसके 3 प्रमुख सूत्र क्या हैं? पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। हो सकता है प्रोग्रेस की जगह कुछ और दे के वो कंफ्यूज कर दे, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लें। पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। और ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला ये पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति आयोग के द्वारा तकनीकी सेवा क्षेत्र के लिए 10 वर्षीय रोड मैप प्रस्तुत किया गया है और ये नीति आयोग के ये फ्रंटियर हब के द्वारा टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड नाम का रोड मैप जारी किया गया है, जिसका वित्तीय लक्ष्य है कि 2035 तक भारतीय तकनीकी सेवा क्षेत्र को 750 से 850 बिलियन डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। और वर्तमान में ये कितना है? वर्तमान में 265 बिलियन डॉलर ही है, लेकिन लक्ष्य ये रखा गया है कि इसको बढ़ा के 2035 तक 750 से 850 बिलियन डॉलर कर दिया जाए। यही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 5 प्रमुख प्राथमिकताओं की पहचान करी गई है: एजेंटिक एआई, सॉफ्टवेयर उत्पाद, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार इंजीनियरिंग। इसमें आपके लिए बस इतने ही पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। इससे क्वेश्चन कैसे बना सकता है कि नीति आयोग के रोड मैप के अनुसार 2035 तक तकनीकी सेवा क्षेत्र का वित्तीय लक्ष्य क्या है? तो यह है 750 से 850 बिलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। भूमि रिकॉर्ड के लिए भू आधार का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली सरकार के द्वारा भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत प्रत्येक भूमि पार्सल को 14 अंकों का विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या दी जाएगी। मान लीजिए ये लैंड का एक बड़ा एरिया है, अब अगर इसका हम डिवीजन करें, ये अलग अलग है, तो इसका एक अलग यूएल पिन होगा 14 अंकों का, इसका एक अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आजकल का हमारा आधार नंबर है, जो कि हमको एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसको बोलेंगे यूएल पिन। 14 अंकों का होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें यही है। और कितने अंकों का है ये आप याद रखेंगे। और इसके द्वारा सटीक ट्रैकिंग और जियो टैगिंग की व्यवस्था की जा सकेगी और ड्रोन सर्वेक्षण और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के द्वारा इसका डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा, जिसमें लगभग 2 TB डेटा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इससे प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि भू आधार के तहत आवंटित ULPN कितने अंकों का एक अनूठा पहचान नंबर है? तो ये 14 अंकों का है। बस मेनली इसमें आप ये याद रखेंगे कि ये कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, कि तो ये दिल्ली की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है। देखिए 13 फरवरी 2026 को एकीकृत परिसर का उद्घाटन किया है, जिसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव। अब जो PMO है उसका नया नाम क्या होगा? सेवा तीर्थ होगा। अब इसमें क्या क्या इंटीग्रेट किया गया है? तो इसमें PMO है, कैबिनेट सचिवालय है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है। ठीक, इनको एकीकृत रूप से अब सेवा तीर्थ कहा जाएगा, जिसमें मेनली जो PMO है इसको सेवा तीर्थ इसका नाम कर दिया गया है सेवा तीर्थ 1, और जो कैबिनेट सचिवालय है इसका नाम बदल के अब क्या हो जाएगा? कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2, और इसको बोला जाएगा सेवा तीर्थ 3। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय है इसको बोला जाएगा सेवा तीर्थ 2। ठीक, और पूर्ववर्ती जो राजपथ था अब उसका आधिकारिक नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया। ये तो आपको पता ही है। मेनली आप इसमें ये याद रखेंगे कि जो PMO है इसका नाम क्या हो गया है? सेवा तीर्थ।
इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि नई दिल्ली में उद्घाटित सेवा तीर्थ परिषद का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है नागरिक देवो भव। आगे बढ़ते हैं। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 हुआ है IISc बैंगलोर में, और इसका आयोजन किया था जल शक्ति मंत्रालय, कर्नाटक सरकार, CWC और IISc और विश्व बैंक के सहयोग से। इसमें AI आधारित DM चैट और जल शक्ति डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। और यही फैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें DM चैट और जल शक्ति डेटा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यह सम्मेलन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और विश्व बैंक समर्थित ड्रिप परियोजना के अनुरूप है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांध सूचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बैंगलोर में किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। ये स्वीकृति CCEA के द्वारा दी गई है, यानी कि कैबिनेट कमिटीज ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। CCEA क्या है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कितने की मंजूरी दी गई है? 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल बनाई जाएगी, जिसकी लागत होगी 18,662 करोड़ रुपए। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल कहाँ बनाई जा रही है, या कौन सी नदी में बनाई जा रही है, या किस राज्य में बनाई जा रही है? तो बनाई जा रही है ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन से राज्य में? असम में। इसके अलावा महाराष्ट्र में NH 160A के त्रियंबक जवाहर मनोहर पालघर खंड का भी उन्नयन किया जा रहा है, और गुजरात में हाइब्रिड एन्युटी मोड यानी कि HAM में, जिसमें 40% सरकारी और 60% निजी निवेशक की भागीदारी होगी। इसके तहत NH 56 4 लेन का भी निर्माण किया जाएगा, और तेलंगाना में NH 167 के भी 4 लेन को और बढ़ाया जाएगा। इस पे काम किया जाएगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल का निर्माण किस नदी के नीचे किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। इसमें मेनली ये पॉइंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026 हुआ भी। कहाँ पे? भारत मंडपम में। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका संबोधन किया गया, और शिक्षा के क्षेत्र में AI के लिए बोधन AI उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है IIT मद्रास के सहयोग से। और AI संचालित शिक्षण के लिए ओपन आर्किटेक्चर भारत एडू AI स्टैक की भी शुरुआत की गई है। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया गया है IIT मद्रास के सहयोग से, और ओपन आर्किटेक्चर भारत एडू AI स्टैक की शुरुआत की गई है। IIM जम्मू, रांची और लखनऊ के द्वारा AI आधारित शिक्षण कार्यक्रमों की भी घोषणा करी गई है। इसका उद्देश्य ये है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से शिक्षा में जिम्मेदार AI को, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना। आजकल ज़्यादातर काम सब AI से हो रहा है, तो इसी को बेहतर बनाने पे ही काम किया जा रहा है। बोधन AI उत्कृष्टता केंद्र यानी कि बोधन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन किस संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? IIT मद्रास के द्वारा। ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस एंड टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन पर गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और इसके तहत MHA के द्वारा सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए आधिकारिक प्रोटोकॉल जारी किया गया है। और राष्ट्रीय गीत में जो मेनली 6 छंद शामिल हैं, जिनके गायन की कुल अवधि निर्धारित है 3 मिनट 10 सेकेंड। जब भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत एक साथ गाया जाएगा, तो इसमें राष्ट्रीय गीत को पहले गाया जाएगा और राष्ट्रीय गान को बाद में गाया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय गान बाद में गाया जाएगा और जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम ये पहले गाया जाएगा। और जब भी गीत गाया जाएगा, इस दौरान सावधान मुद्रा में खड़ा होना अनिवार्य है, सिवाय समाचार और वृत्त चित्रों को छोड़कर, यानी कि जो लोग मीडिया के हैं वो जो कवरेज करते हैं, और वृत्त चित्र उनको छोड़कर। और ये गीत 24 जनवरी 1950 को संविधान दिवस के द्वारा अपनाया गया था, और इसकी रचना करी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ये इंपॉर्टेंट है। कब अपनाया गया था इसको संविधान सभा के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। किसने इसकी रचना किसने करी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने।
वंदे मातरम के अनुमोदित अधिकारित संस्करण की कुल गायन अवधि लगभग है 3 मिनट 10 सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र, ये एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और असहाय इंडिया ग्लास के बीच एक समझौते का परिणाम है और ये लगाया जाएगा पुदीमदका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये भारत का पहला बड़े पैमाने का ग्रीन यूरिया संयंत्र है जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 टन प्रतिदिन की होगी और NGEL ग्रीन अमोनिया और कैप्चर की गई CO2 की भी आपूर्ति करेगा। इससे वार्षिक यूरिया आयात में 8 से 10 मिलियन टन की कमी होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इससे कैसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? पुदीमदका, आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण का प्रस्ताव लाया गया है। इसके तहत मॉस्पी द्वारा जुलाई 2026 से जून 2027 तक पूरे भारत में सर्वेक्षण की घोषणा की गई है और इसमें कवर किया जाएगा ग्रामीण, शहरी, अंतर्राज्यीय और वापसी और मौसमी प्रवासन के डेटा को, कि मतलब कैसे ग्रामीण से शहर माइग्रेशन हो रहा है उसका डेटा कैप्चर किया जाएगा, कैसे स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन हो रहा है इसका डेटा लिया जाएगा, कौन कौन वापस लौट आए, कितने लोग वापस माइग्रेट कर गए हैं उनका डेटा, और कितने लोग सीज़न की वजह से माइग्रेट करते। जैसे मान लीजिए कि अगर ठंड का सीज़न है तो वहाँ पे फिर जो ठंड की जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे स्वेटर वगैरह बनते हैं वहाँ पे काम बढ़ जाता है, तो इस रीज़न की वजह से कौन लोग जो है प्रवास करते हैं, ये सब इसका डेटा किया जाएगा। और वर्तमान स्थिति अगर हम देखें प्रवासन की, जो कि आधारित है 2020 और 21 के डेटा पे, तो भारत की प्रवासन दर 28.9% है, जिसमें महिलाओं का प्रवासन दर है 47.9% और पुरुषों का प्रवासन दर है 10.7%। और प्रवास का मुख्य कारण अगर महिलाओं के संदर्भ में देखें तो ये विवाह है। सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रवास करती हैं विवाह के कारण, कितने प्रतिशत? 86.8%। और पुरुषों का जो रीज़न है प्रवास का माइग्रेट करने का वो है रोजगार, कितने प्रतिशत? 22.8%। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण की अवधि क्या है? कब से कब तक के बीच में कराया जाएगा ये? तो जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में ये सर्वेक्षण कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विंग्स इंडिया 2026 28-31 जनवरी 2026 तक नागरिक विमानन मंत्रालय के द्वारा बेगमपेट हवाई अड्डे में इसका आयोजन किया गया था और इसका विषय था भारतीय विमानन भविष्य को संवारना, डिज़ाइन से तैनात। ये थीम काफ़ी लंबी है तो आप इसको देख लेंगे। और इसमें दिल्ली को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है और उत्तराखंड, तेलंगाना और गुजरात को सर्वश्रेष्ठ विमानन पारिस्थितिकी तंत्र राज्य की कैटेगरी में शामिल किया गया है। इसमें यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको, और उत्तराखंड, दिल्ली और गुजरात को सर्वश्रेष्ठ विमानन पारिस्थितिकी तंत्र राज्य के तहत शामिल किया गया है। बाकी एयर इंडिया ने 23 अतिरिक्त बोइंग विमानों को ऑर्डर दिया है और HAL ने 100 सुपरजेट उत्पादन के लिए रूस की UAC के साथ समझौता किया है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है, ये आप याद रखेंगे, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। विंग्स इंडिया 2026 में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार मिला है? तो यह है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत का पहला राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण NHIS और ASI/SSE 27 जनवरी 2026 को NSO द्वारा इन दो बड़े सर्वेक्षणों की घोषणा करी गई है और ये शुरू हो जाएगा अप्रैल 2026 से और 1 वर्ष तक ये चलेगा। और इसका मेनली उद्देश्य ये है कि ये घरेलू आय और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर एक एक्सटेंसिव डेटा कलेक्ट करेगा ताकि जो फ्यूचर में पॉलिसीज़ बनानी है उसमें हेल्प मिल सके। और जो ASI/SSE है इसका दायरा है कि GSTN डेटा का उपयोग कर सेवा क्षेत्र के जीवीओ और रोजगार का भी अनुमान लगाया जाएगा। इसके अलावा CAPI का उपयोग किया जाएगा इसमें, और इसमें अंडमान निकोबार के क्षेत्रों को छोड़ के पूरा भारत कवर होगा। तो आप ये याद रखेंगे, इस किसका प्रयोग किया जाएगा? कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूइंग करी जाएगी इसमें। ASI/SSE सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र के जीवीओ और रोजगार का अनुमान लगाने के लिए किस डेटा का प्रयोग करेगा? तो ये GSTN डेटा का प्रयोग करेगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है अभियान
इसकी शुरुआत करी गई है कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा नई दिल्ली में। इसका लक्ष्य रहेगा कि नागरिकों को एआई और स्वचालन के युग के लिए अपस्किल करना और रीस्किल करना, और स्किल इंडिया डिजिटल हब पर भागीदारी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्किलिंग का मतलब होता है कि मौजूदा कर्मचारियों को वर्तमान भूमिका में अधिक कुशल बनाना, यानी कि उनको स्किल देना ताकि वो अपना काम और बेहतर तरीके से कर सकें। बढ़ना है तो जुड़ना है अभियान का मुख्य उद्देश्य किस प्लेटफॉर्म पर भागीदारी बढ़ाना है, तो स्किल इंडिया डिजिटल हब पे, ये इंपॉर्टेंट है ये। और क्या करना है, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग, इसके तहत होगा अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। आगे बढ़ते हैं। प्लास्ट इंडिया 2026 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी का आयोजन 5 से 10 फरवरी 2026 को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। इसका उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा किया गया था। इसका विषय था भारत नेक्स्ट, आत्मनिर्भर और विकसित भारत पर केंद्रित इसका थीम था। और यह दुनिया की पहली 100% ज़ीरो वेस्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी थी। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्लास्टिक उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी करी। और ये जो प्रदर्शनी थी इसका आयोजन किया था प्लास्ट इंडिया फाउंडेशन ने विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से। इससे कैसे प्रश्न पूछ सकता है कि 12वीं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक प्रदर्शनी प्लास्ट इंडिया 2026 का विषय क्या था, भारत नेक्स्ट। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यह दुनिया की पहली 100% ज़ीरो वेस्ट प्लास्टिक प्रदर्शनी थी, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। नाइट फ्रैंक इंडिया, डेलॉयट और क्यूएस द्वारा इंडियाज़ 155 मिलियन स्टूडेंट मैंडेट नामक एक रिपोर्ट आई है, जिसके तहत नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विश्व का सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया है। और इसमें जो मूल्यांकन का मानक था वो सामर्थ्य, नियोक्ता गतिविधि, विश्वविद्यालय रैंकिंग और छात्रों की राय शामिल थी। यानी कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ये सर्वे किया गया था, जिसके तहत इस दिल्ली को सबसे ज़्यादा किफ़ायती शहर घोषित किया गया है। और यह अध्ययन में दुनिया भर के लगभग 150 शहरों का आंकलन किया गया था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया का सबसे किफ़ायती शहर कौन सा है, तो ये नई दिल्ली है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिजिटल पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिजिटल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है एनबीए के द्वारा। इसका उद्देश्य है खेती वाले औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी करना, और ये एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग छूट आवेदनों को समर्थन करेगा। और ये पोर्टल जैव विविधता अधिनियम 2023 के प्रावधानों को भी लागू करता है। और एनबीए है क्या, ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 2003 में चेन्नई में करी गई थी। खेती वाले औषधीय पौधों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन डिजिटल पोर्टल किस निकाय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली सहकारी क्षेत्र की टैक्सी सेवा आई है, इसका नाम क्या है, भारत टैक्सी। अमित शाह के द्वारा विज्ञान भवन में इसका शुभारंभ किया गया था। और भारत टैक्सी को कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफ्को और अमूल के द्वारा संचालित किया जाएगा। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत इसका पंजीकरण किया जाएगा। और ये जो भारत टैक्सी परियोजना है ये दिल्ली, एनसीआर और गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दी गई है, और 2 से 3 सालों में ये पूरे भारत में लागू कर दी जाएगी। भारत टैक्सी का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया कि आधार केवल पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और ये टिप्पणी पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की सुनवाई के दौरान करी गई थी। और आधार अधिनियम 2026 के तहत आधार केवल निवास और पहचान का ही प्रमाण है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आधार अधिनियम 2016 के तहत आधार कार्ड किसका प्रमाण है, ये केवल पहचान और निवास का प्रमाण है। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम 1976 की स्वर्ण जयंती मनाई गई है। 9 फरवरी 2026 को अधिनियम की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। यह इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान पारित हुआ था।
और ये 9 फरवरी 1976 को लागू हुआ था। फिर अब ये 9 फरवरी 2026 को इसके 50 साल पूरे हो गए हैं और इसने बंधुआ श्रम प्रथाओं को समाप्त किया था और सभी बंधुआ ऋणों को रद्द कर दिया था। श्रम और रोजगार मंत्रालय इसका कार्यान्वयन देखता है और इसके लिए जिला उपमंडल स्तर पर सतर्कता समितियां भी गठित की जाती हैं। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित करता है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेनली आप ये याद रख सकते हैं कि जो बंधुआ श्रम प्रणाली अधिनियम था ये लागू कब से हुआ था या इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 1976 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अवैध अपतटीय खनिज खनन को रोकने के लिए नए अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं और ये जो नए अधिनियम अधिसूचित किए गए हैं ये खान मंत्रालय ने अपतटीय क्षेत्र खनिज अवैध खनन और परिवहन की रोकथाम अधिनियम 2026 को अधिसूचित किया है। ये नियम हाइड्रोकार्बन को छोड़कर सभी अपतटीय खनिजों के अवैध खनन और परिवहन को विनियमित करते हैं और पट्टा क्षेत्र के बाहर खनिज आवाजाही के लिए डिजिटल ट्रांजिट परमिट को अनिवार्य कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट हो गया है अब कि जो भी पट्टा क्षेत्र हैं उनके बाहर अगर कोई खनिज ले जाया जा रहा है तो इसके लिए डिजिटल ट्रांजिट परमिट अब कंपलसरी हो गया है। और परमाणु खनिजों के लिए भारतीय खान ब्यूरो की शक्तियाँ परमाणु खनिज निदेशालय तक की विस्तारित कर दी गई हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि नए अपतटीय खनिज खनन नियम 2026 किन खनिजों को छोड़कर सभी अपतटीय खनिजों पर लागू होते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन्स पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ये हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के सभी पर लागू होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मासिक धर्म स्वास्थ्य अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता को जीवन के अधिकार का हिस्सा घोषित किया है और सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी को सरकारी और निजी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है और इसके अनुपालन के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। और NCERT और SCERT को इसे लिंग उत्तरदायी शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने को कहा गया है। और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर निजी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया, मतलब जो ये बोला गया है कि उनको मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाए और अलग से शौचालय सुनिश्चित किया जाए, अगर निजी स्कूलों ने ऐसा नहीं किया तो उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार मासिक धर्म स्वास्थ्य संविधान के किस अनुच्छेद का अभिन्न अंग है, तो यह अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। वसई कैथेड्रल संरक्षण के लिए इसने यूनेस्को का पुरस्कार जीत लिया है। महाराष्ट्र के 475 साल पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट 2025 से सम्मानित किया गया है। 16वीं शताब्दी की ये पुर्तगाली औपनिवेशिक वास्तुकला है जिसमें बिना सीमेंट के मिट्टी से ही इसको निर्मित किया गया है और इसके जीर्णोद्धार के लिए 4.5 करोड़ की लागत से संरक्षण वास्तुकार लांसलोट लुइस के द्वारा दान भी किया गया है, स्थानीय पैरिश के दान से। और बैंकॉक में घोषित इन पुरस्कारों में 16 देशों की 90 प्रविष्टियों में से इसको चुना गया है। आपके लिए मेनली बस इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य में स्थित 475 साल पुराने वसई कैथेड्रल ने यूनेस्को का अवार्ड ऑफ मेरिट जीता है, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। क्या नाम है? वसई कैथेड्रल। आगे बढ़ते हैं। मिस्र की राजाओं की घाटी में यानी कि वैली ऑफ किंग्स में तमिल ब्राह्मी शिलालेख की खोज हुई है। मिस्र की वैली ऑफ किंग्स के शाही मकबरों में 30 प्राचीन शिलालेख खोजे गए हैं। इसमें से 20 शिलालेख तमिल ब्राह्मी लिपि में हैं जो कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और इसकी खोज सिकाई कोरोन नामक विशेष स्थान पर हुई है जो दक्षिण भारत से व्यापारिक संबंधों को भी प्रदर्शित करती है। अब इससे कैसा प्रश्न पूछ सकता है कि किस देश के राजाओं की घाटी में तमिल ब्राह्मी शिलालेख खोजे गए हैं, तो मिस्र देश में। ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में किया गया है और इसके सम्मान में और इसकी याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। और ये जो ओल चिकी लिपि है ये संथाली भाषा की लिपि है और संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इसका आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। अब इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1925 में इसका आविष्कार किया गया था। 1400 साल पुराने जेपोटेक मकबरे की खोज
करी गई है दक्षिण मैक्सिको के ओसाका में। और ज़ेपोटेक सभ्यता जब अपने चरम पर थी तब इसे बादल के लोग भी कहा जाता था। और मकबरे के प्रवेश द्वार पर उल्लू की नक्काशी है जो कि शक्ति और मृत्यु का प्रतीक है। इससे कैसे प्रश्न बन सकता है कि किस देश में 1400 साल पुराने ज़ेपोटेक मकबरे की खोज की गई है? मैक्सिको में। देखिए ये आपके जो डिटेल्ड न्यूज़ थी राष्ट्रीय की ये वो है। अब हम राष्ट्रीय की ही जो वन लाइनर है उनको देख लेते हैं। आपको ये वन लाइनर पेज नंबर 55 पर मिलेगा। इसकी पहली न्यूज़ है कि किस प्राधिकरण ने हाल ही में प्रतिबंधित ड्रोन और जीपीएस जैमर को सूचीबद्ध करने के लिए 6 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है? यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में लगातार दूसरे वर्ष सीईओ ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? ये समीर कानोडिया को मिला है। हाल ही में 92 वर्ष की आयु में कोलकाता में किस प्रसिद्ध बंगाली लेखक का निधन हो गया है? मणिशंकर मुखोपाध्याय। कमेंट में बताइए कि ये जो समीर कानोडिया है ये कौन सी कंपनी के सीईओ हैं। वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी को मजबूती करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन के तहत हाल ही में कितने नए हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं? तो 7 शुरू किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर और एआई सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र का नाम क्या है? पैक्स सिल्का घोषणा, पैक्स सिल्का डिक्लेरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। नूनबर्ग जर्मनी में आयोजित बायोफैक 2026 में एक उभरते हुए जैविक सोर्सिंग गंतव्य के रूप में किस भारतीय राज्य ने अपनी शुरुआत करी है? तो यह है मेघालय। ये भी इंपॉर्टेंट है। असम सरकार द्वारा वेंचर शैक्षणिक संस्थानों के प्रांतीयकरण को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए नए पोर्टल का नाम क्या है? तो यह प्रोविंशियलाइजिंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोविंशियलाइजिंग होगा ये, प्रोविंशियलाइजिंग, प्रोविंशियलाइजेशन, प्रोविंशियलाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में किस कंपनी ने अमेरिका इंडिया कनेक्ट पहल के तहत 5 वर्षों में $15 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? तो ये गूगल ने करी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैश्विक मानवीय कार्यों के लिए 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति हेतु किस संगठन ने हाल ही में विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह भारतीय खाद्य निगम ने किया है। पटना में कोर डेवलपमेंट सेंटर और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में बिहार सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित 6ठे जिला कलेक्टरों के पेयजल संवाद का मुख्य केंद्र कौन सा मिशन था? तो ये था जल जीवन मिशन। किस संगठन ने हाल ही में परागणों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने करी है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किस संगठन ने हाल ही में परागणों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बी कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है? एनएचएआई ने। आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में हाल ही में चींटियों की कौन सी 2 नई प्रजातियां खोली गई हैं? तो यह है एनेक्स्ट चित्तूरेसिस और एनेक्स्ट लंका मेलेंसिस। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अभी हाल ही में चींटियों की 2 प्रजातियां खोजी गई हैं। आपको 4 स्टेट के नाम दे देगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। तो इसका उत्तर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। तो इसको आप दोनों तरीके से पढ़ेंगे। एक तो इनका नाम भी याद कर लेंगे जो चींटी की 2 नई प्रजातियां हैं, और ये कौन से स्टेट में खोजी गई हैं ये भी लर्न कर लेंगे। पूरे भारत में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है? पीएम राहत। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 से 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। और ट्रेसेबिलिटी, स्पीड एंड ट्रस्ट
लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्टर क्वालिटी अश्योरेंस विषय पर आधारित क्वालिटी अश्योरेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 13 फरवरी 2026 को किस शहर में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। 13 फरवरी 2026 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिस ने दूरसंचार और साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के द्वारा किया है। असंगठित क्षेत्र के कारीगरों और श्रमिकों की सहायता के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा हाल ही में किस योजना को मंजूरी दी गई है? मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 13 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग किस संगठन से संबंधित है? ब्रह्म कुमारी से। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 91वां स्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 91, जो कि बहुत खराब है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक कहाँ किया जाएगा? भारत मंडपम, नई दिल्ली। अब तो ये किया जा चुका है। सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों में लंबे समय से चली आ रही असमानता को दूर करने के लिए सरकार ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारियों को कौन सा दर्जा दिया है? तो एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया है। छत्तीसगढ़ में 7 से 9 फरवरी 2026 तक मनाए जाने वाले किस उत्सव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाई दी है? तो यह है बस्तर मड़ई उत्सव के लिए। भारत में दवा सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने गोवा राज्य फार्मेसी परिषद, भारतीय गुणवत्ता परिषद और HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है भारतीय फार्माकोपिया आयोग। सुरक्षित इंटरनेट दिवस के पहले साइबर लचीलापन और ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 8 से 9 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो ये था ग्लोबल साइबर स्पेस समिट। ये इंपॉर्टेंट है सुरक्षित इंटरनेट के लिए, सुरक्षित इंटरनेट दिवस से पहले। दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? तो यह है रूबल नागी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है रूबल नागी ने। तो ये कुछ प्रमुख वन लाइनर थे। इसके अलावा एक और वन लाइनर है जो कि यहाँ पे रह गया है, ये मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ। ये है क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज, क्यासा नूर फॉरेस्ट डिजीज KFD। इसके लिए एक स्वदेशी टीका निर्मित किया गया है। स्वदेशी टीका, इसका विकास किया जा रहा है। ये किसने किया है? तो ये किया है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने, ICMR ने किया है। किसने किया है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज KFD के लिए स्वदेशी टीका कौन सा संगठन विकसित कर रहा है? ICMR विकसित कर रहा है। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय न्यूज़ थी और कुछ वन लाइनर थे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए और कई बार इसका रिवीजन करिए ताकि आपको याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।